हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य। आज फिर से फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर या ऊष्मा और तापमान में भी हम ये पढ़ चुके थे कि थर्मामीटर के बारे में और उसके ऊष्मा के मात्रक। तो आज पढ़ते हैं हम तापमापी के प्रकार, और तापमापी का एक प्रकार हम पढ़ चुके थे थर्मामीटर। तापमापी के प्रकार। तो एक पहले पढ़ चुके, तो दूसरा देखते हैं गैस तापमापी। गैस तापमापी तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे थर्मामीटर के बारे में। तो थर्मामीटर में हमारे क्या क्या यूज हो रहे थे, एक तो पारा यूज हो रहा था और एक अल्कोहल। और गैस तापमापी में होगा क्या यूज होगी, गैस। तो इनकी जो तापमान प्रास है वो है 500 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हमें किसी भी पदार्थ का 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापना, तो उसके लिए कौन सी गैस यूज की जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अगर 500 से ऊपर के लिए क्या करें, तो उसके लिए यूज की जाएगी 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के लिए नाइट्रोजन गैस। गैस तापमापी में अगर हमें 500 तक का डिग्री सेल्सियस तक का मापना, तो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और 1500 के लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं अगला तापमापी प्रकार, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। तो इसकी जो प्रास है, तापमान प्रास -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की तापमान प्रास कितनी हो, तो वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और चौथे नंबर की देखते हैं तापयुग्म तापमापी। कौन सी, तापयुग्म तापमापी। तो इसकी जो तापमान प्रास है -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। कितनी है, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गए हमारे तापमापी के प्रकार। और आगे देखते हैं इसमें तो अब देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा। तो इसकी परिभाषा समझते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का अगर हम 1 ग्राम द्रव्यमान ले लें और उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे क्या बोल देंगे, विशिष्ट ऊष्मा। तो लिख लेंगे इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा की क्या परिभाषा होगी कि किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा तो पूछ जाने की, इससे बस पूछा जा सकता है इसका मात्रक और इसका फॉर्मूला। तो इसका सूत्र देख लेंगे, Q = ms डेल्टा T।
तो यहाँ क्यू क्या है हमारी यहाँ पे उष्मा, एम द्रव्यमान और डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर में डिफरेंस या तापांतर। तो यहाँ से एस बराबर कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एस हमारे यहाँ पे क्या है विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। इसके बाद इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक बताए, तो इसके मात्रक लिख लेंगे। सबसे पहले इसका एसआई मात्रक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऊपर क्या लिखा हुआ है उष्मा है, उष्मा की हमारी एसआई मात्रक क्या होगा जूल, और ये हमारा क्या है एम द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम। और ये हमारा क्या है तापमान, तो इसका होगा केल्विन। तो इसे लिख देंगे जूल को तो हम लिख देंगे जे से, किलोग्राम को लिख देंगे केजी, और केल्विन को लिख देंगे के से। तो विशिष्ट उष्मा का मात्रा क्या आ गया जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। इसके बाद इसका सीजीएस मात्रक कि विशिष्ट उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो ये हमारा क्या है उष्मा, तो उष्मा के लिए मुझे क्या ले लेंगे यहाँ पे कैलोरी, और द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होगा ग्राम, और इसका हमारा क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अगर इसे भी लिखें हम कैलोरी तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो विशिष्ट उष्मा के यहाँ पे दो मात्रक हो गया, एक तो एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है। बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है। पानी की विशिष्ट उष्मा, तो पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है एक। इसके बाद पूछी जाती है अल्कोहल की। अल्कोहल की विशिष्ट उष्मा 0.60। इसके बाद कार्बन की विशिष्ट उष्मा 0.17, और इसके बाद बर्फ़ की देखते हैं, बर्फ़ की होगी 0.50, और सीसा, तो इसमें हम कुछ खास की लिख रहे हैं सभी की नहीं, सीसा की होगी 0.03, और इसके मात्रक यही होंगे जो अभी निकल ले गए। अब देखते हैं ऊष्माधारिता के बारे में। तो ऊष्माधारिता क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो उस वस्तु के लिए वो ऊष्मा क्या कहलाएगी ऊष्माधारिता। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर MS, क्या हो जाएगा इसका C बराबर MS, और M क्या है इसमें द्रव्यमान, और S यहाँ पे क्या है विशिष्ट उष्मा, और यहाँ से इसका मात्रक निकाल लेंगे ऊष्माधारिता का मात्रक। तो यहाँ पे द्रव्यमान का कितना होगा किलोग्राम, और विशिष्ट उष्मा के भी मात्रक निकल ले गए थे। तो विशिष्ट उष्मा का एक बार और देख लो, फॉर्मूला हमारा क्या था Q बराबर MS डेल्टा T, और S बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T। तो Q के लिए हमने शुरू में क्या लिया था जूल, और द्रव्यमान कितना था किलोग्राम, और ताप का कितना था केल्विन। तो यहाँ से किलोग्राम गया, तो बचा यहाँ पे कितना जूल अपॉन केल्विन। तो इसका एक मात्रक तो ये हो गया। अगर इसका दूसरा निकालना चाहे तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान है, तो अब हम यहाँ क्या ले लेंगे ग्राम, और यहाँ पे जूल की जगह क्या आ जाएगा बजा कैलोरी अपॉन, और यहाँ पे द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा ग्राम, और ताप की जगह आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से ग्राम गया, और ये यहाँ पे आ गया कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ऊष्माधारिता के दो मात्रक निकल के आ गए, एक तो जूल प्रति केल्विन और एक आ जाएगा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस।
तो आइए देखते हैं आज का अगला टॉपिक, उसमें प्रसार। उसमें प्रसार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो उसमें प्रसार ये होता है कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, तो उस पदार्थ का क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा, आयतन। तो लिख लेंगे इसका, पदार्थ को ऊष्मा देने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। तो पदार्थ को ऊष्मा देने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी कि जल के लिए जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म किया जाएगा, यह से ऊष्मा दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि पदार्थ को ऊष्मा देने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। पर पानी के लिए क्या होगा, जब हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, तो 0 से 4 तक जाएंगे तो क्या करा हमने से ऊष्मा दी, तो बस इसमें होगा, इसमें आयतन हमारा घटेगा, आयतन घटेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद चलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पानी को ऊष्मा देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन क्या होगा, घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। और इसके बाद इससे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो इसके लिए भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि जब 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसे हम गर्म करेंगे, ये 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें संकुचन होगा या आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा, घटेगा। ऐसे पानी के लिए 0 से 4 के लिए और सिल्वर के लिए कभी कभी पूछ लिया जाए कि किस तापमान पर सिल्वर का संकुचन होगा, तो किसके लिए कहाँ पर होगा, 80 से लेके 140 तक क्या होगा, संकुचन होगा या आयतन घटेगा। तो इसके बाद देखते हैं इसमें, तो प्रसार भी हमारे 3 तरीके से होते हैं। अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म कर रहे तो उसमें प्रसार हमारा 3 तरीके से होगा। या तो पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा, या उसमें क्षेत्रफल में अंतर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक कि जब हम किसी भी पदार्थ को अगर ऊष्मा देंगे तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा तो उसी को हम दिखाया जा रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुना डेल्टा टी। तो रेखीय प्रसार गुणांक का ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुना डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इसमें क्या है कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, और तापांतर में ये क्या है हमारा डेल्टा टी, ताप में अंतर। तो यहाँ से इसका ये फॉर्मूला बन के आ गया। इसके बाद आता है दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो उसके जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा उसे हम कैसे लिखा जा रहा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक।
तो ये आ जाएगा हमारा बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए गुना डेल्टा टी। तो डेल्टा ए क्या है इसमें कि क्षेत्रफल में कितना अंतर हुआ, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे ताप में कितना अंतर हुआ। इसके बाद तीसरा देखते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक जिसे प्रदर्शित करते हैं गामा से। तो आयतन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी गुना डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे तीनों के फॉर्मूले आगे निकल गए, रेखीय प्रसार गुणांक के लिए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए और आयतन प्रसार गुणांक के लिए। तो यहाँ पे बस इसका ये पूछा जाता है कि रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला बताओ, तो तीनों का ये दे देगा, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या है। तो ये याद रख लेंगे कि अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुना डेल्टा टी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तीनों के बीच में संबंध का सूत्र बताओ। तो तीनों के बीच में संबंध का सूत्र तो लिख लेंगे यहाँ पे, यह बोल देंगे अल्फा बीटा व गामा के बीच संबंध। तो यहाँ पर अल्फा क्या है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा हमारा क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा क्या है आयतन प्रसार गुणांक। तो तीनों के बीच में संबंध का सूत्र पूछा जाएगा। तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर, तो ये होगा 1:2:3। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि अल्फा बीटा गामा में संबंध का सूत्र बताए, तो क्या होगा 1:2:3। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, तापमापी और रेखीय प्रसार गुणांक और ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।